हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की व्याख्या। ठीक, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, यानी वो कैसे वजूद में आया और उसका विकास कैसे हुआ, और इसको दोस्तों हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, ये आपका सोशियोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी पे वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो उत्तर कुछ इस तरह से दोस्तों आप लिख सकते हैं, समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। ऐसा माना जाता है कि प्लेटो का मुख्य ग्रंथ द रिपब्लिक समाजशास्त्र की एक चिर स्थायी रचना है। हालांकि इस पुस्तक में रचनाकार का दृष्टिकोण प्रमुख रूप से दार्शनिक ही रहा है, यानी वो एक फिलोसोफर ही रहे हैं। फिर भी समाजशास्त्र और व्यक्ति के संबंध में प्लेटो ने जो मत व्यक्त किए थे वे वर्तमान 21वीं सदी के अध्ययन या खोज में भी पूर्णतः प्रतिकूल नहीं है। आपने इस बात पर जोर दिया था कि व्यक्ति वास्तव में उसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से समाज उससे व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करता है। मानव व्यवहार उस समाज की उत्पत्ति है जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और पलता है। समाज का प्रशिक्षण व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। इस कारण समाज व्यक्ति को किसी भी रूप में व्यवहार करना सिखा सकता है। प्लेटो का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की सामर्थ्य यानी शक्ति जन्मगत होती, यानी जन्म से होती है, रूप में ही अलग अलग होती है। सभी व्यक्ति समान नहीं हैं, ना तो शारीरिक रूप से, ना मानसिक और ना आध्यात्मिक रूप में। इस कारण सामाजिक ढांचे के अंतर्गत पूर्ण समानता की कल्पना करना अनुचित ही नहीं, अस्वाभाविक भी है। सामाजिक संस्करण या उतार चढ़ाव सामाजिक जीवन का एक भाग है जो व्यक्तिगत असमानताओं या असफलताओं पर अवलंबित होना चाहिए। साथ ही सामाजिक जीवन के कार्यों का विभाजन भी इन्हीं असीम मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत असमानताओं के कारण प्रत्येक प्रकार के कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए प्लेटो के अनुसार आदर्श समाज का एक अनिवार्य नियम ये होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सामर्थ्य के अनुरूप, यानी उसकी ताकत के, उसकी शक्ति के अनुरूप, उसके ही अकॉर्डिंग ही कार्य करने को दिया जाए। सामाजिक प्रगति का रहस्य इसी सिद्धांत में निहित है कि समाज के सभी सदस्य सामूहिक रूप से अपनी क्षमता अनुसार कार्य करें। समाज सबका और सबके लिए है। प्लेटो के मत अनुसार, यानी प्लेटो के अकॉर्डिंग, समाज एक शरीर के समान है और इसलिए इसके विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर आधारित है। शरीर के विभिन्न अंगों में निरंतर और श्रम विभाजन होता ही है। केवल पेट या आँख या पैर से परिपूर्ण संपूर्ण शरीर की रचना नहीं हो सकती। पूरा शरीर तभी बनेगा जब सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करेंगे। इंडिविजुअली कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता, और ना ही पेट, आँख या आँख पैर काम कर सकती हैं। यही स्थिति समाज की भी है। एक व्यक्ति कोई व्यक्ति ही नहीं, इसलिए उसे समाज की ज़रूरत होती है जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों की सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सामाजिक प्राणी के रूप में अपने को सफल बना सके। यहाँ पर दोस्तों अरस्तु ने यहाँ पर मनुष्य को सामाजिक प्राणी की भी संज्ञा दी है। प्लेटो के बाद उनके ही शिष्य अरस्तु, प्लेटो के बाद जो उनके शिष्य थे अरस्तु, जिनको हम एरिस्टोटल भी कहते हैं, अरस्तु का प्रमुख ग्रंथ इन एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स प्राचीन समाजशास्त्र के अन्य उदाहरण हैं। अरस्तु ने मानव की सामाजिक या राजनीतिक प्रकृति को सर्वप्रथम सबसे स्पष्ट शब्दों में स्वीकृत किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संसार को भी अपना कहने से मना कर देगा अगर उसे ये ज्ञात हो जाए कि उसे संसार में अकेला ही रहना होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो स्वभाव से दूसरों के साथ रहना पसंद करता है। इस कारण सुखी व्यक्ति भी दूसरों के साथ रहता है। मानव के सामाजिक या सामुदायिक जीवन के महत्वपूर्ण को
महत्व को और अधिक स्पष्ट करते हुए अरस्तू ने यह भी कहा है कि वह मनुष्य जो एक सामान्य जीवन बिताने में असमर्थ है, यानी जो दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता, वह या तो मनुष्य के निम्न स्तर पर है या उच्च स्तर पर है। यानी उनका कहना है मनुष्य अगर अकेला रहना पसंद करता है, ठीक, उसे एकांत पसंद है, या तो वो निम्न स्तर का मनुष्य है या तो बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर का मनुष्य। अब यहाँ पर निम्न और उच्च स्तर क्या है, उनकी ये किस तरह के मनुष्य होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उच्च स्तर पर यानी या तो वह पशु है या तो भगवान। पशु पक्षी या कीड़े मकोड़ों की संतान को अपने जीवन यापन करने के लिए अपने माता पिता या समाज पर अधिक आश्रित नहीं रहना पड़ता। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कीड़ों मकोड़े हैं, या तो वो होगा या तो भगवान, जैसे भगवान अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर अगर वो निम्न स्तर का व्यक्ति है तो उसका जो जीवन होगा बिल्कुल आपकी कीड़े मकोड़ों जैसा होगा या तो भगवान जैसा। यहाँ पर एरिस्टोटल ने ऐसा बताया, अरस्तू ने ऐसा बताया है। माता पिता या समाज पर अधिक आश्रित नहीं रहना पड़ता, लेकिन मानव संतान को अपने पालन पोषण, रक्षा, आराम, शिक्षा आदि के लिए, या संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सामाजिक प्राणी के रूप में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए शुरू में अपने परिवार पर और बाद में अपने समाज पर आश्रित रहना पड़ता है। यानी जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो शुरू में हम लोग अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं, और धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम लोग काम का खाना पैसे कमाने जाते हैं। तो उसके लिए हमारा समाज के साथ अच्छे संबंध होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम अगर संबंध हमारे अच्छे नहीं हैं, ठीक, तो हम लोग अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग अपनी फैमिली पे, अपनी शुरुआती दिनों में फैमिली पे डिपेंड होते हैं और फिर समाज पे, ठीक, और बाद में अपने समाज पर आश्रित रहना पड़ता है। मानव इसी अर्थ में एक सामाजिक प्राणी है। मानव व्यवहार के विषय में व्यक्त किए गए अपने गुरु प्लेटो के विचारों को अरस्तू ने उलट दिया था। प्लेटो का विचार था कि मानव व्यवहार उसके समाज की ही उत्पत्ति है। इसके विपरीत अरस्तू का समाजशास्त्री सिद्धांत ये था कि समाज की प्रकृति व्यक्ति के स्वभाव पर आश्रित है। मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए समाज को भी परिवर्तित करना असंभव है। अरस्तू ने वह मत भी प्रस्तुत किया था कि परिवार का स्थान राज्य से पहले है। मानव के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए पारिवारिक जीवन प्रकृति की एक पद्धति है और उसका विकास मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। समुदाय परिवारों का ही समूह है। इस प्रकार परिवार सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है। अरस्तू के बाद प्राचीन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का दर्शन लुक्रेटियस, सिसरो, मार्कम ऑरेलियस, सेंट अगस्टाइन आदि की कृतियों में उपलब्ध है। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये बुक्स कुछ पढ़ सकते हैं। इन विचारकों में भी रीति रिवाज, प्रथा, पारिवारिक जीवन, भौगोलिक अवस्थाओं का व्यक्ति और समाज पर प्रभाव, अपराध, दंड आदि अनेक सामाजिक विषयों का विश्लेषण और निरूपण करने का प्रयास किया है। तो समाजशास्त्र के विकास का द्वितीय चरण, तो पहला चरण तो आपने शुरू में बिफोर क्राइस्ट से चला आ रहा है और अब द्वितीय चरण पे आते हैं। द सेकेंड स्टेप ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सोशियोलॉजी। समाज और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में इसी प्रकार के बिखरे हुए विश्लेषण 13वीं शताब्दी तक चलते रहे, लेकिन इन विचारों में एक तरफ दर्शन और दूसरी तरफ कल्पना पर अधिक विश्वास किया गया। इस दृष्टिकोण का एक परिणाम ये हुआ कि पूर्व में जो भगवान को ही सभी घटनाओं का कारण स्वीकार कर लिया जाता था, वह सिद्धांत कुछ कमज़ोर पड़ा। सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध को केवल भगवान की महिमाओं या अलौकिक शक्ति में ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भी तार्किक आधारों पर खोजने का प्रयास किया जाने लगा। यानी अब सामाजिक व्यवस्था को साइंटिफिकली स्टडी करने लगे। थॉमस एक्विनस की रचना दी रेजिमेन प्रिंसिपम, दाते की कृति द मोनार्चिया इत्यादि में भी इसी बात के प्रमाण मिलते हैं।
विकास के इस द्वितीय चरण में ये स्वीकार किया गया है कि समाज या सामाजिक जीवन अस्थिर है, यानी ये बदलता रहता है। इसमें भी अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के समान परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कुछ निर्धारित नियमों के अनुरूप और कुछ निश्चित सामाजिक और प्राकृतिक शक्ति के द्वारा होता है। इस प्रकार सामाजिक विचारण धीरे धीरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को छोड़कर वैज्ञानिक पद्धतियों से सामाजिक घटनाओं के लिए प्रेरित हुए हैं। 15वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विधि का शुभारंभ हुआ, यानी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी आने लगी थी, वैज्ञानिक सोच होने लगी थी। तो लोगों ने क्या करा, जो समाज शास्त्र था, जो समाज को समझना साइंटिफिक तरीके से समझना शुरू कर दिया और प्राकृतिक विज्ञान का क्षेत्र दर्शन से पृथक कर दिया गया। यानी पहले ये फिलोसफिकल पार्ट था, अब इसको एक साइंस मान लिया गया। अब प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ईश्वर को आधार स्वीकार कर या कपोल कल्पनाओं के आधार पर ना होकर कुछ वैज्ञानिक पद्धति से होना शुरू हो गया। समाज विभिन्न घटनाओं या सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का विशिष्ट और पृथक अध्ययन भी शुरू हुआ। सभ्यता के विकास के साथ साथ इस प्रकार के अलग अलग और विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता का भी अनुभव किया गया, क्योंकि विकास के प्रत्येक कदम पर सामाजिक जीवन और घटनाएं दिन प्रतिदिन अधिक जटिल और विस्तृत हो गई। इन जटिल और विस्तृत सामाजिक घटनाओं को समझना तब तक असंभव था जब तक इनको अलग अलग करके छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त कर अध्ययन ना किया जाए। इसलिए सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि का अध्ययन अलग अलग करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। विभिन्न विशिष्ट विज्ञानों के विद्वानों ने भी समाज और सामाजिक जीवन के संबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इन विद्वानों में मार्कस ऑरेलियस, सेंट ऑगस्टाइन, थॉमस हॉब्स, जॉन क्लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि के नाम प्रमुख हैं। लेकिन उपर्युक्त सामाजिक विचारकों के समाजशास्त्री सिद्धांतों में कुछ आधारभूत कमियां थी। प्रथम तो ये कि वे विचारक अपनी कल्पना पर अधिक विश्वास करते थे। कल्पना को अपनी इच्छा के अनुसार छूट प्रदान करके वे एक आदर्श स्तर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और ये भूल गए कि आदर्श और वास्तव में कुछ मौलिक भेद है। वैज्ञानिक नियम आदर्श के आधार पर नहीं रह सकते, उन्हें तो वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे, इन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने अपने निष्कर्षों को क्रमबद्ध निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, एक लीनियर ऑब्जर्वेशन के तहत समझा पर आधारित नहीं किया। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि विज्ञान का संपर्क वास्तविक निरीक्षण से है या न कि काल्पनिक निष्कर्षों से। अंतिम रूप में अधिकतर प्रारंभिक विचारक एक प्रकार के नैतिक पक्षपात की भावना से पीड़ित दिखाई देते हैं। उनकी रुचि मुख्यतः विचारधारा के नैतिक पक्ष से थी, न कि वैज्ञानिक पक्ष से। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी इस प्रकार के दोष 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बने रहे। इसके बाद सामाजिक घटनाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले विज्ञान समाजशास्त्र की प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक बुनियाद फ्रेंच दार्शनिक समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे ने डाली। आपकी मान्यता थी कि विभिन्न विज्ञान का विकास एक निश्चित क्रम से हुआ है और इस क्रम विकास में समाजशास्त्र सबसे आधुनिक और सबसे पूर्ण विज्ञान है। तो ये था दोस्तों आपकी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आप हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोज़ को हमारी प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।